So far, we have discussed various things, and last lecture में हमने ऑप्टिमम टैरिफ ख़त्म कर दिया और हमने समझा ऑप्टिमम टैरिफ क्या है। और ऑप्टिमम टैरिफ के साथ साथ हमने ऑफर कर्व या रेसिप्रोकल डिमांड कर्व को भी समझा। नाउ इन दिस लेक्चर हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोडक्शन। ओके, what is the rate of effective production? Now this concept is the key concept in international economics। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैसे? ये जो रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोडक्शन है, ये क्या मेजर कर रहा है? ये मेजर करता है टोटल इफेक्ट ऑफ कंट्रीज एंटायर टैरिफ स्ट्रक्चर ऑन वैल्यू एडेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। कि जो वैल्यू ऐड हो रहा है पर यूनिट, हर एक यूनिट के आउटपुट पे, उसका क्या इफ़ेक्ट है कंट्री के एंटायर टैरिफ स्ट्रक्चर को। इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल, और पहले हम समझते हैं कि कंट्री का टैरिफ स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्री का टैरिफ स्ट्रक्चर होता है टैरिफ ऑन बोथ फाइनल गुड्स एंड इम्पोर्टेड इंटरमीडिएट इनपुट्स। ठीक है, टैरिफ ऑन फाइनल गुड्स मतलब वो गुड्स जो रेडी टू सेल है मार्केट में, जो इंपोर्ट हो रहे हैं। पहला, उन चीज़ों पे कितना टैरिफ लग रहा है। दूसरा, कि जो हम इंटरमीडिएट इनपुट्स ला रहे हैं ताकि उनसे हम प्रोडक्शन कर सके डोमेस्टिकली अपने नेशन में, उन पर क्या टैरिफ है। ये दो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट कराती है कंट्री का एंटायर टैरिफ स्ट्रक्चर, कि फाइनल गुड्स पे कितना टैरिफ है और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट इनपुट्स के ज़रिए उन पे क्या टैरिफ का। अब नेशन जो है इंपोर्ट करता है, आप एक ऐसे समझ लीजिए रॉ मटेरियल को ड्यूटी फ्री। ठीक है, अगर वो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगता या बहुत ही कम टैरिफ लगता है। एंड इम्पोर्ट फाइनल गुड्स एट हायर टैरिफ रेट्स, मतलब रॉ मटेरियल या तो वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कराता है या एट लोअर टैरिफ्स। लेकिन अगर वो उसी को मैन्युफैक्चर करके फाइनल गुड को इंपोर्ट कराए तो वहाँ टैरिफ स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? अब कुछ नेशंस ऐसा करते हैं ताकि वो इनकरेज कर सके डोमेस्टिक प्रोसेसिंग और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके। वो कैसे? अब वो यहाँ पे समझिए कि वैल्यू एडेड पर यूनिट आउटपुट इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या होता है, वो इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब एक नेशन जो है, कंसिडर कीजिए कि वो इंपोर्ट करता है वूल ना। वूल इज़ ए रॉ मटेरियल, अभी ये फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बना है। तो ये जो इंपोर्ट करता है वूल, ये है ड्यूटी फ्री, या आप कह सकते हैं इस पे बहुत ही कम टैरिफ है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इम्पोज करता है टैरिफ ऑन वूल गुड्स। ठीक है, क्या करता है, ये टैरिफ इम्पोज करता है वूल क्लोथ्स पे या वूल गुड्स पे, लेकिन वूल जो है वो ड्यूटी फ्री आप खरीद सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों करता है? ये ऐसा इसलिए करता है ताकि स्टिमुलेट हो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि वो डायरेक्टली वूल क्लोथ्स को इंपोर्ट ना करके वूल को इंपोर्ट करे, फिर प्रोडक्शन को डोमेस्टिकली करके एक तो डोमेस्टिक प्रोसेसिंग को इनक्रेज करे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए, क्योंकि वूल क्लोथ्स के लिए आपको लेबर की ज़रूरत है। ठीक है, और इससे क्या इंक्रीज़ हो जाए एम्प्लॉयमेंट, और जो क्लॉथ की प्रोडक्शन है डोमेस्टिकली वो भी इंक्रीज़ हो जाए, और इससे क्या हो जाता है, रिजल्ट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। ठीक है, कि वो आप वूलन क्लोथ्स डायरेक्टली इंपोर्ट ना करके इसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराओ, क्योंकि वूलन क्लोथ्स पे हायर टैरिफ है,
और ये ड्यूटी फ्री या बहुत ही कम टैरिफ है, ठीक है। अब आप फिर से इस देखिए कि ये जो इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन है रेट, ये क्या है, ये मेजर करता है टोटल इफेक्ट ऑफ कंट्रीज एंटायर टैरिफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली फाइनल गुड्स, जिसको हमने एग्जांपल में वूल क्लोथ्स लिया, एंड सिमिलरली इंपोर्टेड इंटरमीडिएट गुड, जिसको हमने वूल लिया, ठीक है। ये इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कब, ऑन द वैल्यू एडेड पर यूनिट। इस वूल पे क्या हमने काम किया ताकि ये वूल क्लोथ बने ऑफ द आउटपुट इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ये वैल्यू जो ऐड हुआ फ्रॉम वूल टू क्लॉथ, ये कहाँ हुआ, डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्यों करते हैं, ये मैंने आपको बताया, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े और एम्प्लॉयमेंट मिले, और जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए एक नेशन की। मैथमेटिकली अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ प्रोडक्शन, दिस जी इज इक्वल टू टी माइनस ए आई टी आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए आई. This is the mathematical equation for the rate of effective production. Okay, this is the concept of rate of effective production. Now the important topic of one of the most important topic of this paper is the political economy of protectionism. Okay, now ये जो टॉपिक है ये क्या बताता है, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि क्यों गवर्नमेंट्स को अडॉप्ट करनी पड़ती है पॉलिसीज़ ताकि वो रिस्ट्रिक्ट करे इंटरनेशनल ट्रेड को, जबकि हमें पता है कि इकोनॉमिक कंसेंसस है पूरी दुनिया में, समझौता है कि फ्री ट्रेड जनरली क्या करता है, मैक्सिमाइज ओवरऑल नेशनल एंड ग्लोबल वेलफेयर। ये कंसेप्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म हमें बताता है कि पूरी दुनिया में एक समझौता बन गया है कि फ्री ट्रेड मैक्सिमाइज करता है नेशनल और ग्लोबल दोनों वेलफेयर को, फिर भी क्यों कुछ गवर्नमेंट्स अडॉप्ट करती है पॉलिसीज़ जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, तो ये चीज़ हमें इस टॉपिक में समझनी है। ओके, सो जब हम इस टॉपिक को समझते हैं तो ये कहता है कि यहाँ पे जब गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है तो ये अपना फोकस शिफ्ट करती है, कहाँ से, प्योर इकोनॉमिक एफिशिएंसी से पॉलिटिकल पावर, कंसंट्रेटेड इंटरेस्ट एंड मोटिवेशंस ऑफ पॉलिसी मेकर्स। यही चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई है, अगर आपको याद होगा यहाँ पे some economists believe that while trade restrictions are rationalized in the national welfare, in reality they are advocated by special groups in nation that stand to benefit from such restrictions. ऐसी ही बात यहाँ पे भी की गई है, जो ये यहाँ पे कह रहा है that यहाँ पे ये जो फोकस शिफ्ट होता है कहाँ से, इकोनॉमिक एफिशिएंसी से किसकी तरफ, पॉलिटिकल पावर की तरफ। जैसे हमने अभी रिसेंटली अमेरिका टैरिफ वॉर में देखा कि कैसे पॉलिटिकल पावर को दिखाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया गया। कंसंट्रेटेड इंटरेस्ट, क्या पता किसी स्पेशल ग्रुप का उसमें इंटरेस्ट हो, और क्या मोटिवेट करता है पॉलिसी मेकर को इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करने में। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। 2-3 आर्ग्यूमेंट्स क्या है इसके रिलेटेड। वो पहला आर्ग्यूमेंट जो देते हैं हम ताकि हम क्या कर सके, इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर सके, बैरियर्स रेस्ट्रिक्शंस का इस्तेमाल कर सके। पहला यही कहा जाता है दैट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस आर नीडेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक लेबर अगेंस्ट चीप फॉरेन लेबर। ठीक, जैसे हम कहे कि यूएसए ने रेस्ट्रिक्शन लगाई है इंडिया के लेबर पे कि वो अमेरिका नहीं आए, और इसकी जस्टिफिकेशन यूएसए क्या देता है कि हम अपने डोमेस्टिक लेबर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
किसके, जो चीप फॉरेन लेबर है, क्योंकि जहाँ पे यूएसए का पर्सन काम करता है फॉर एग्जांपल $10 में, इंडिया का वहाँ जाके सिर्फ $5 में वो काम करता है। तो यूएसए का जो लेबर हायर करता है वो तो इंडियन लेबर को ही चुनेगा, क्योंकि वो सिर्फ $5 पे काम कर रहा है। तो यूएसए कह रहा है कि हम अपने डोमेस्टिक लेबर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये उनका आर्ग्यूमेंट है जो प्रोटेक्शनिज्म को फेवर करते हैं। लेकिन दिस इकोनॉमिस्ट जवाब क्या देते हैं, ये कहते हैं कि दिस आर्ग्यूमेंट इज सीन एज फेलेसियस। क्यों? कौन फेलेसियस इस आर्ग्यूमेंट को बताता है? जो फ्री ट्रेड को एडवोकेट करता है। वो कहते हैं कि बिकॉज इवन इफ डोमेस्टिक वेजेस आर हायर देन वेजेस अब्रॉड, ठीक है, यूएसए में वेजेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो इंडिया में लेबर को वेजेस मिल रहे हैं। तो लेबर चाहेगा कि मैं यूएसए में यही काम करूं क्योंकि वहाँ बेटर वेजेस मिलते हैं। तो ये कहते हैं कि डोमेस्टिक लेबर का जो कॉस्ट कम है वो क्या है, इफ़ प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज सफिशिएंटली हायर इन अब्रॉड, कि अगर आप डोमेस्टिक लेबर को हायर करते हैं तो आपका कॉस्ट तो कम हो रहा है। कॉस्ट कम हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, ज़्यादा है। कहाँ? जो इंडिया से लेबर आ रहा है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है ना। इफ़ नॉट देन इट विल इम्पैक्ट सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप चाहते हैं कि हम यूएसए के लेबर से ही काम चलाए तो आपको तो $10 देने पड़ेंगे, और अगर आप $10 देंगे तो जो आपकी सप्लाई है वो गिर जाएगी। सप्लाई गिर जाएगी तो आपकी सप्लाई साइड की पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक्स को इफ़ेक्ट पड़ेगा। कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा? वहाँ पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे $10 से नीचे कोई काम करना नहीं चाहता अगर आप उस इंडियन लेबर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे रिड्यूस्ड कंज्यूमर परचेज आ जाएगा, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर गिर जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा और आपकी सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट है एंड दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन जो इकोनॉमिस्ट्स इसको देते हैं। पहला ये है कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई जाती है कि डोमेस्टिक लेबर को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, नाउ सेकंड आर्ग्यूमेंट जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ प्रोटेक्शन इज़ नीडेड टू रिड्यूस डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड कर्ब डेफिसिट इन नेशंस बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि बाहर से जब लेबर हम आएंगे तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ेगा, इसलिए हम रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, पहले ये डेफिसिट इन बीओपी क्या होता है, जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन अर्निंग्स। अब ये यहाँ पे कैसे होगा? अगर आप लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं बाहर का तो आपको उनको पे करना पड़ेगा उनकी करेंसी में, और उनकी करेंसी में जब आप पे करोगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से यूएसए गए लेबर्स काम करने के लिए, तो अब यूएसए जो उनको पे करेगा रुपीज़ में करेगा, और यूएसए के पास एक फिक्स्ड रुपी का कलेक्शन है। तो वो जब इनको रुपी देगा तो वो रुपी यहाँ ला के इंडिया में लाएंगे, तो धीरे धीरे यूएसए के पास रुपी का कलेक्शन ख़त्म होता जाएगा और उसके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जिसके पास डेफिसिट हो जाता है वो क्या होता है कि मैं रिड्यूस करूँगा क्या डेफिसिट को, कैसे? बाय सब्सटीट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि मैं इंडिया के लेबर को नहीं हायर करूँगा, उसके बरक्स मैं यूएसए के लेबर पे ही काम चलाऊँगा क्योंकि उनको मुझे डॉलर में ही पे करना है, तो बीओपी क्राइसिस नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सब्सटीट्यूशन को यूज़ कर रहा है टू कर्ब डेफिसिट, और किसको? डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट को देखने के लिए एट द सेम टाइम। ठीक है, लेकिन जब हम एडम स्मिथ इस आर्गूमेंट के बारे में क्या बताते हैं, एडम स्मिथ बताते हैं दैट इट इज़ ए बेगर था आर्गूमेंट। ठीक है, एडम स्मिथ कहते हैं कि ये बेगर था आर्गूमेंट है। वो क्या होता है? एडम स्मिथ कहते हैं कि ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, बेगर था आर्गूमेंट, जहाँ पे एक कंट्री बेनिफिट करती है अपनी इकोनॉमी को एट द एक्सपेंस ऑफ
टैरिफ्स, डिवैल्यूएशन एंड सब्सिडीज। ठीक है, तो ये क्या करती है, यूएस से सैंक्शन लगाता है हमारे लेबर पे। ठीक है, वो टैरिफ लगाता है हमारे गुड्स पे, और उसकी वजह से हमारी इकॉनमी सफ़र होती है, लेकिन उनकी इकॉनमी को बेनिफिट होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है बैगर था आर्गुमेंट। तो ये क्या है, प्रोटेक्शनिज्म हमें इस्तेमाल करनी चाहिए किसके लिए, रिड्यूस डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट या कर्ब बीओपी क्राइसिस। लेकिन इससे क्या होता है, ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट और वर्स बीओपी क्राइसिस आती है अदर नेशन को। यूएसए तो ठीक कर रहा है, वो अपनी इकॉनमी को रिकवर कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से इंडिया के ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। क्योंकि जो लेबर यहाँ से यूएसए काम करने जा रहा था, उसको इंडिया में तो काम नहीं मिला, तभी वो यूएसए काम करने जा रहा है। तो जब उसको यूएसए में भी काम नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और जैसे ही हमें ये लगेगा तो इंडिया भी रिटेलिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ, और फिर से एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। तो एडम स्मिथ क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्रॉब्लम्स लाइक डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट, इसका सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का अब, ताकि हम इस ट्रेड वॉर से बच सकें। तो ये कहते हैं कि जो प्रॉब्लम है डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट की या बीओपी क्राइसिस की, इसको आप प्रोटेक्शनिज्म से ना ठीक करें, फिर किससे ठीक करें, आपके पास अदर मेजर्स है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के ज़रिए आप इसको ठीक कर सकते हैं। प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ्स का यूज़ करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। दिस इज़ द सेकेंड आर्ग्यूमेंट। ना द थर्ड आर्ग्यूमेंट इज़ इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। किसने दिया था, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने दिया था, और इंडिया ने इस आर्ग्यूमेंट का यूज़ किया है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था बहुत ही कमज़ोर था। कॉलोनियलिज्म की वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी भी डेवलप नहीं हो पाया। अभी इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट क्या है, इन लो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो डेवलप नहीं हुए हैं अभी, वहाँ पे इन्फेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, बहुत ही छोटा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है जो compete नहीं कर पाता फॉरेन इकोनॉमीज़ के साथ। क्यों, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी होती है। इन लो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई ही नहीं है। तो जैसे ही ये लो डेवलपिंग कंट्रीज़ धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज होना शुरू होते हैं, इन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और तब क्या करते हैं, ए टेम्परेरी प्रोटेक्शन इज़ नीडेड, ताकि ये फॉरेन कंपटीशन से बच सके और थोड़ा ग्रो कर सके। ठीक है, लेकिन फिर से यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे भी एक डिफ़िकल्टी अराइज होती है। हम मानते हैं कि आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी इन्फेंट है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उस इंडस्ट्री को। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर आप प्रोटेक्शनिज्म का यूज़ कर रहे हैं उसको फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए, तो वो स्टेगनेट हो जाएगा उस पूरे इंडस्ट्री की ग्रोथ ही, और उसकी वजह से आप फिर से एक स्टेशनरी स्टेज पे चले जाएंगे, जहाँ ना ग्रो हो रही है ना नीचे आ रहा है। तो आप स्टेशनरी स्टेज पे चले गए, तो आपकी प्रोटेक्शन में कोई चेंज नहीं, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। वो तो बस कैटर कर रहा है किसकी, लोकल नीड्स की, तो वो कभी ग्रो हो नहीं पाएगा। तीसरा, इंडस्ट्री क्या हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है गवर्नमेंट पे, और वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाती। तो आप इस आर्गुमेंट को भी ऐसे समझ सकते हैं कि डिपेंडेंस पैदा हो जाती है गवर्नमेंट पे। ओके, दिस दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। आप बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनके फेवर में भी ये बात भी ठीक लगती है, लेकिन ये बात भी, इनका आर्ग्यूमेंट भी ठीक लगता है। यहाँ पे हम कहते हैं कि हाँ, डोमेस्टिक लेबर को प्रोटेक्ट भी करना है, लेकिन यहाँ से ये बात भी पता चलती है कि कॉस्ट का मसला है। यहाँ पे आप कहते हैं कि बीओपी क्राइसिस में या डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट को देखना है, लेकिन यहाँ से आप दूसरे नेशन को सफ़र भी करा रहे हैं। इनफैक्ट आपकी इंडस्ट्री इन्फेंट है, वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे इश्यूज़ दोनों जगह
आप देख सकते हैं कि आप जो आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं वही सही लगता है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं उसकी वो सही लगने लगती है। इसीलिए ये बहुत ही बड़ा डिबेट है फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म के लिए। ठीक है ना। अब तक हमने ये सब देखा। इन कमिंग लेक्चर्स जो हमारा शेड्यूल रहेगा, पहले हम इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पर्बिश सिंगर थीसिस। ओके, पर्बिश सिंगर थीसिस होगी। उसके बाद ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसी में हम पढ़ेंगे ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये भी हम इसी में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन का कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेड, और इसी में हम देखेंगे WTO और UNTCAD को। ठीक है, एंड एट द एंड हम देखेंगे इंडिया ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिंस 1947। और इसी के साथ हमारा जो पेपर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ख़त्म हो जाएगा। सो दीज topics will be covered in the coming lectures. Till then, take care.